जय हिंद दोस्तों कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ चुकी है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है, लेकिन अब आरबीआई ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद देश में महंगाई कम हो जाएगी। नए साल के मौके पर यानी कि 2023 में देश भर में आम आदमी को राहत देने के लिए आरबीआई ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। दरअसल हाल ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में रेपो रेट में 30 बेसिस पॉइंट या कहें कि 0.35% का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अब रेपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25% हो गई है। अगर ओवरऑल 2022 की बात करें तो रिजर्व बैंक पूरे साल में 2.25% तक रेपो रेट बढ़ा चुका है। इसको सिंपल शब्दों में समझें तो इसका मतलब हुआ कि आपके होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ने वाली है। इसके अलावा ऑटो लोन और दूसरे अन्य तरह के सभी लोन महंगे हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने पहले 5.90% की दर पर बैंक से लोन लिया था तो उसे अब नई ब्याज दर से ईएमआई भरनी होगी। अब दोस्तों आप कहेंगे कि यार सब कुछ तो महंगा हो रहा है, ईएमआई बढ़ रही है, तो फिर देश में महंगाई कम कैसे हुई? बल्कि अब तो हमें अपनी ईएमआई भरने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो भला इससे महंगाई कैसे कम हो रही है? तो दोस्तों इस कंप्लीट प्रोसेस को समझने के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा और हम आपको बताएंगे कि ईएमआई बढ़ने पर देश में महंगाई कैसे कम होगी। चैप्टर 1। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि यह रेपो रेट क्या होती है और कैसे ये आम आदमी पर असर डालती है। दरअसल रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी भी बैंक को आरबीआई की तरफ से कर्ज दिया जाता है। जैसे कि बैंक हमें कर्ज देते हैं, वैसे ही आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है और बैंक इसी के आधार पर ग्राहकों को कर्ज देते हैं। इसलिए अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो बैंकों के ऊपर बोझ बढ़ता है और इसकी भरपाई ब्याज दर बढ़ाकर बैंक ग्राहकों से वसूलते हैं। महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक समय समय पर इस रेट को बढ़ाता रहता है। साल 2022 में रेपो रेट अब तक 5 बार बढ़ चुका है। हालांकि महंगाई अभी भी देश में 6% से ऊपर बनी हुई है। हालांकि 5 बार रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई पर असर तो पड़ा है, जो आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। जब जून में देश में महंगाई 7% से ऊपर जा रही थी तब आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया। उसके बाद जुलाई में महंगाई की दर 6.71% रही, अगस्त में 7% रही, सितंबर में 7.41% रही और अक्टूबर के महीने में 6.77% रही। यानी कि इस चीज को आरबीआई ने भी देखा है कि अगर हम रेपो रेट्स को बढ़ाते हैं तो इससे महंगाई तो कंट्रोल हो रही है। आरबीआई ने वर्ष 2023 के लिए भारत की विकास दर का लक्ष्य 7% से घटाकर 6.8% कर दिया है। चैप्टर 2। महंगाई कैसे बढ़ती है और ईएमआई बढ़ने से यह कैसे कम होगी? दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के अधिक होने का मतलब है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए ही आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाना पड़ता है। दरअसल मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जब मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाता है यानी कि रुपए की वैल्यू गिर जाती है, वहीं मार्केट में सामान भी कम होता है और जब लोग चीजें खरीदने जाते हैं तो उस चीज की रकम बढ़ जाती है, जिससे मुद्रास्फीति होती है। अब उस पैसे के स्टॉक को ही आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके लिए उसको बाजार से निकालने की कोशिश करता है और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो बैंक ज्यादा रेट पर लोगों को पैसा देंगे, जिससे कि लोन लेना महंगा हो जाएगा और लोग कम उधार लेंगे। उनके पास पैसे कम रहेंगे तो वो खर्चे भी कम करेंगे, तो इससे मार्केट में एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा और ये मुद्रास्फीति के विपरीत में कार्य करेगा, जिससे मुद्रास्फीति कम हो जाती है। दोस्तों रेपो रेट बढ़ने से एक तरफ जहां हमारी ईएमआई तो बढ़ती ही है, लेकिन इसका एक दूसरा फायदा भी होता है। जैसे आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, वैसे ही आप भी तो बैंकों को लोन देते हैं। अब वो कैसे? वो ऐसे कि जब हम अपने पैसे बैंकों में जमा कराते हैं तो उसे हम लोन ही समझ सकते हैं। जो रकम हमने बैंकों में जमा कराई उस पर हमें भी तो ब्याज मिलता है, और जब रेपो रेट बढ़ेगी यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमें भी बैंकों से हमारे पैसों पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो लोग अपने पैसे खर्च करने के बजाय बैंक में जमा कराकर ज्यादा ब्याज प्राप्त करना चाहेंगे और इसी तरह से मार्केट से पैसे कम होंगे, खरीदारी कम होगी, डिमांड कम होगी और डिमांड कम होने से चीजों के दाम भी कम होंगे। कुल मिलाकर महंगाई कम होगी। इसमें जो चीजें ब्याज से जुड़ी हुई होती है उन चीजों के दाम बढ़ेंगे। अगर उन पर ज्यादा खर्चे होंगे तो बाकी चीजों पर खर्चे कम होंगे। तो इसको सीधे शब्दों में कहें तो ईएमआई बढ़ने से उतना नुकसान नहीं होता है जितना नुकसान मुद्रास्फीति से होता है। यानी चीजों की जब रेट बढ़ जाती है तो इससे हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है
और उतना पैसा तो हम ईएमआई बढ़ने पर भी नहीं देंगे जितना पैसा हम मुद्रास्फीति से खर्च कर देंगे। यानी महंगी वस्तुओं को खरीदने पर ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे और गरीब लोगों पर तो मुद्रास्फीति का असर ज्यादा होता है। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं कि चीजें अचानक से सस्ती हो जाएगी, क्योंकि जब मुद्रास्फीति कम हो जाती है तो भी तो महंगाई यूं ही बनी रहती है, तब दाम क्यों नहीं गिरता। दरअसल मुद्रास्फीति का कम होना दामों का गिरना नहीं है, इसका मतलब है कि जिस रफ्तार से दाम बढ़ रहा था उस रफ्तार में कमी आई है। आरबीआई महंगाई को घटाने के लिए और मार्केट को संतुलन देने के लिए इसी प्रोसेस को काम में लेता है। और दोस्तों, आरबीआई ही क्यों, बल्कि दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं और भारत को भी यही करना पड़ रहा है। अब सवाल ये आता है, क्या इसको बढ़ाए बिना महंगाई को रोका जा सकता है? तो दोस्तों, इसके दो कारण हैं। महंगाई को रोकने के लिए हमें ये प्रोसीजर फॉलो करनी ही पड़ती है। पहले तो ये कि इस समय दुनिया भर में ही महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। देश में भी महंगाई 7% से ऊपर क्रॉस कर चुकी है और हमारे देश के लिए एक निर्धारित बैंड है कि हमेशा महंगाई 2 से 6% के बीच ही रहनी चाहिए, जिसका मिडिल पॉइंट 4% माना गया है। अब चूंकि ये 4% से ऊपर 7% तक पहुंच चुकी है, तो अब इसको कंट्रोल करने की जरूरत थी। दूसरा कारण है कि विदेशों में जब महंगाई बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट के कारण इसका असर हमारे देश में भी पड़ता है। हालांकि रेपो रेट बढ़ाने से देश की ग्रोथ पर भी काफी नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए काफी सोच समझकर ही रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। दरअसल साल 2022 के शुरुआत से ही यह चर्चा हो रही थी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा, लेकिन चूंकि आरबीआई को एक बैलेंस बनाना था जिससे देश की ग्रोथ भी ना प्रभावित हो और महंगाई भी कम हो जाए, तो रिजर्व बैंक ने काफी सेंसिटिव और बैलेंस करके रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट के बजाय 35 बेसिस पॉइंट किया है। चैप्टर 3, ईएमआई कैसे बढ़ती है। दोस्तों, जब आरबीआई ईएमआई को बढ़ाता है तो हमें लगता है कि हमारी किस्त ज्यादा पैसों की आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी जो फिक्स अमाउंट होता है वो नहीं बढ़ता है। दरअसल इसमें होता क्या है कि इसकी अवधि बढ़ जाती है और आपको पता भी नहीं चल पाता। यानी जो लोन आप 20 साल का लेते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि कब वह 25 साल का हो जाता है। लेकिन चूंकि ये काम पहले भी 2 से 3 बार हो चुके हैं और तब भी आपको पता नहीं चला। लेकिन इस बार जो रेपो रेट बढ़ाई गई है तो हो सकता है कि ईएमआई की रकम भी बढ़े। इस बार जो 35 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, अगर हम उसका मोटा मोटी आंकड़ा निकालें तो जो लोग ईएमआई भर रहे हैं उन्हें महीने में 1 लाख रुपए पर करीब 300 रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे। और दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि लोगों को थोड़ी बहुत कठिनाई तो होगी ही। इसलिए आमतौर पर बैंक उसकी रकम को बढ़ाने के बजाय उसकी अवधि को बढ़ा देते हैं। अब आपको इसका पता कैसे चलेगा? इसके लिए आपको बीच बीच में अपने बैंक से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जरूर लेना चाहिए। आमतौर पर लोग इसकी अनदेखी करते हैं और लेते नहीं है, लेकिन जब आप ये लेते हैं तो आपको पता चलता रहता है कि आपका कितना पीरियड बढ़ा है, कितना प्रिंसिपल चल रहा है और कितना इंटरेस्ट लग रहा है। चैप्टर 4, दुनिया भर में महंगाई। इस बार मुद्रास्फीति या जो महंगाई देश में आई है वो 2 कारणों से आई है। इसमें पहला तो है सप्लाई साइड शॉक और दूसरा है कि जब दुनिया में कोरोना का संकट आया तब अमेरिका और यूरोपीय जैसे देशों ने लोगों में पैसा फेंका और कहा कि आपके जेब में पैसा होना चाहिए। तो इमर्जिंग मार्केट में उनकी गलतियों का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। हालांकि अब आंकड़ों से साफ दिख रहा है कि भारत ने बहुत जिम्मेदारी के साथ कोरोना के मुश्किल समय में अपनी पॉलिसी अडॉप्ट की है। अगर भारत की एवरेज महंगाई देखी जाए तो 4 से 6% के आसपास वो हमेशा चलती रही है। वहीं विदेशों में जैसे अमेरिका में देखें तो वहां पर महंगाई का एवरेज 2% के आसपास रहता है और आज उनकी महंगाई दर 10% के भी पार चल रही है। अभी दुनिया भर के लगभग कई देश महंगाई की मार से गुजर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की भी हालत पतली है। अमेरिका की बात करें तो वहां पर महंगाई 8% की बनी हुई है। आमतौर पर अमेरिका में महंगाई 1 से 2% ही होती है, कभी कभी तो इससे भी कम होती है। जर्मनी में महंगाई की दर 8% के आसपास बनी हुई है। ब्रिटेन में ये 10% के आसपास है और जापान में यह दर 3% को छू रही है। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई की बात करें तो तुर्की में 80% यानी सबसे ज्यादा है। अर्जेंटीना की 78%, रूस की 14%, नीदरलैंड्स की 12% और स्पेन की महंगाई की दर 10% से ऊपर बनी हुई है। इस हिसाब से अगर हम भारत की बात करें तो यह काफी हद तक सस्टेन किया हुआ है। चैप्टर 5, भारत का आगे आने वाला भविष्य।
दोस्तों, दुनिया के दूसरे देश और यहाँ तक कि IMF, वर्ल्ड बैंक और कई संस्थाएं ये बताने की कोशिश करते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी फाइनेंस के स्तर पर और इकोनॉमी के लेवल पर भारत की स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है। दरअसल भारत को लेकर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमें दुनिया में एक अलग ही फ्रंट पर खड़े करते हैं, जिसकी वजह से भारत की स्थिति काफी बेहतर बनी हुई है। पहले की सरकार की ओर से पिछले कुछ वर्षों में जो सुधार किए गए हैं वो आज दूरगामी परिणाम वाले साबित हुए हैं और इन्हीं सुधारों का नतीजा है कि आज हम अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरा कि सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो माहौल तैयार किया है उसने भारत को इमर्जिंग मार्केट में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। और तीसरा कि भारत का 130 करोड़ से अधिक का घरेलू कंज्यूमर बेस है। फोर्थ फैक्टर है कि भारत का विशाल घरेलू मार्केट काफी मजबूत है। और पांचवा भारत का सस्टेनेबल ग्रोथ है। इस साल वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 100 बिलियन का रेमिटेंस भारत में आने वाला है, जो कि एवरेज 60 से 70 बिलियन के आसपास रहता है। लेकिन इस बार 30 बिलियन का आंकड़ा बढ़ा है, यानी लोगों का यहाँ पर विश्वास बढ़ा है। UBS बिलियनियर एफिशिएंसी रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि भारत निवेश के लिए दुनिया भर के अरबपतियों की सबसे पसंदीदा जगह बन रहा है। इस सर्वे में 58% अरबपतियों ने निवेश के लिए भारत को चुना है, जबकि 42% ने चीन को। दरअसल भारत ने कामकाजी युवा आबादी के बलबूते आर्थिक विकास दर में चीन को पछाड़ दिया है। इस मजबूत आर्थिक विकास दर के चलते दुनिया भर के अरबपति भारत में निवेश करना चाहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां अरबपतियों की संख्या घट रही है वहीं भारत में ये बढ़ रही है। यहाँ 2021 की तुलना में 2022 में अरबपतियों की संख्या 140 से बढ़कर 166 हो गई। इनकी कुल संपत्ति 25% से बढ़कर लगभग 750 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए सड़क, पोर्ट, रेलवे, एयरपोर्ट जैसी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही अहम रोल निभाता है। भारत आज UPI जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम के चलते इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश इस मामले में काफी पीछे हैं। भारत की 140 करोड़ की आबादी में यह सिस्टम आराम से चल रहा है। यह डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम ग्लोबल कंपनीज और इन्वेस्टर को सुनहरा मौका उपलब्ध करा रहा है। वहीं 2022 में भारत ने UAE और ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसका फायदा हमें 2023 में नजर आएगा। वहीं 2023 में ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और कनाडा से भी ऐसे एग्रीमेंट हो सकते हैं। इस नए ट्रेड एग्रीमेंट से वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ने वाली है। वहीं फॉरेन रिजर्व के 4 फैक्टर पर भी भारत एकदम खर्रा उतरता है। पहला मुद्रास्फीति, दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट, तीसरा इंटरेस्ट रेट और चौथा फिजिकल डिविडेंड। मुख्य रूप से इन 4 फैक्टर को देखकर ही कोई भी निवेशक किसी देश में पैसा लगाता है और इन चारों चीजों में भारत ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे निवेशकों में अफरा तफरी का माहौल बने। दोस्तों, एक वक्त में अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज भारत को सिखाया करती थी कि ऋण और GDP का रेशियो 60% से नीचे रखना चाहिए। उस समय अमेरिका और यूरोपीय देशों का ये रेशियो 50 से 45% पर रहा करता था। चूंकि उस वक्त भारत एक इमर्जिंग कंट्री था, ग्रो कर रहा था, इसलिए कभी कभी ये रेशियो 60 से 75% पर पहुंच जाया करता था। लेकिन आज अमेरिका और यूरोपीय देशों का ये आंकड़ा 100% से ऊपर क्रॉस कर चुका है। यानी जो कभी हमें सिखा रहे थे आज वो अपने पर यह लागू नहीं कर रहे हैं। भारत के लिए ये रेशियो 60 से 70% पर होना चाहिए, जो कुछ ज्यादा नहीं महज 90% पर ही पहुंचा है। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में काफी मुश्किल आई है, मंदी छा गई है, टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सरकार को खर्चा करना ही पड़ रहा है, सब्सिडी देनी पड़ रही है। तो जहां तक भारत की फिजिकल सिचुएशन है वो एकदम बढ़िया है, क्योंकि ताजा आंकड़ों दिसंबर 2022 में GST का 1.50 लाख करोड़ से अधिक का कलेक्शन रहा है। वहीं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 561 अरब डॉलर का हो चुका है। साल 2022 में भारत में विदेशी निवेश के काफी बेहतर आंकड़े सामने आए हैं। अप्रैल से अक्टूबर तक ही यह सीधा विदेशी निवेश 22.7 अरब डॉलर का रहा है। तो दोस्तों, दुनिया की दूसरे देशों की तुलना में भारत के रेमिटेंस इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। IT एक्सपोर्ट भी बढ़िया सहारा दे रही है। देश के अंदर भी स्थिति सुधर रही है, ग्रोथ हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सॉलिड हो रही है। इसके अलावा 2023 में भारत को G20 की अध्यक्षता मिल चुकी है, जो कि भारत के लिए ग्लोबल लीडर बनने का एक अवसर लेकर आई है। खैर दोस्तों, RBI ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाया है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।